मुख्तार मेरा छोटा भाई था, अब वो दुनिया में नहीं है। कि ये मुख्तार अंसारी ही चुनाव के विनिंग पॉइंट थे। उनकी वजह से चाहे सिबतुल्ला अंसारी जीत जाए बड़े भाई, चाहे अफजाल अंसारी जीत जाए, चाहे मुख्तार अंसारी खुद जीत दें, सब कुछ उनके द्वारा होता है। एक तो ये सोच है, और उन लोगों की सोच है कि चूंकि मुख्तार बहुत बड़ा माफिया था, इसलिए पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता था और सबको जिसको चाहता था रौंद के जिता लेता था। उस तरह के लोगों की सोच का तो वही जवाब देंगे। हमें तो अपने बाप का नाम बताना होगा कि सुभानुल्लाह अंसारी था। योगी बाबा यहाँ बैठे हैं, मोदी जी वहाँ बैठे हैं, चुनाव आयोग है, सारी व्यवस्था है, सिस्टम है, हमको नजरबंद कर लो। मुख्तार तो कब्र में चला गया। 2005 में जब इनकी मौत हुई है, हत्या वाली घटना, उस समय आपराधिक मामला पहली बार लिखा गया आपके खिलाफ। 20 साल राजनीति कर चुका था, 5 बार जनता का जनप्रतिनिधि चुना जा सका था। मेरा जो सबसे बड़ा गुनाह है, 6वीं बार मैंने मनोज सिन्हा को हरा दिया था। मनोज सिन्हा ने वहां ठान लिया कि अब ये 2004 में जीत गया, सांसद हो गया, मुझे यहाँ से राजनीति करनी है। मौका मिल गया जब 2005 में एक घटना घटी, तो उस घटना में उन्होंने हमें लपेट दिया। अब बेटा तुम्ही को नहीं लपेटेंगे, कोई बचेगा नहीं। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम हैं अब गाजीपुर लोकसभा में, और हमारे साथ फ्रेम में हैं अफजाल अंसारी, जो इस सीट पर इनकम्पेंट सांसद भी हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अफजाल जी, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है? आपका स्वागत है गाजीपुर में। और अफजाल अंसारी से हमारी लंबी 1-2 बातचीत पहले भी हो चुकी है। बहुत सारे किस्से कहानियां हमने उसमें सुने हैं, आरोप इल्ज़ाम सब कुछ प्रत्यारोप पे बातचीत हो चुकी है। उन बातचीत को आप पिन कमेंट में सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। अफजाल जी, सबसे पहले मैं एक सवाल जानना चाहूँगा जो सबके मन में कौंध रहा है, मेरे मन में भी कौंध रहा है। आप जो साल 2019 में मनोज सिन्हा को हरा के सीट पे कब्जा करते हैं, इस साल आपके सामने पारसनाथ राय हैं, मनोज सिन्हा को हरा के सीट पे कब्जा करते हैं, जीतते हैं सीट को। उस समय आप बसपा के टिकट पे थे, लेकिन इस बार आप चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी में क्यों गए, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। इसके साथ ये भी नत्थी करूँगा कि बसपा को क्यों छोड़ा। देखिए, सच तो ये है कि न बसपा ने हमको छोड़ा, न हमने बसपा को छोड़ा। हमने कोई त्यागपत्र नहीं दिया और उन्होंने हमारे खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया। अगर हो तो आपके पास तो न बहन जी ने मेरे ऊपर कोई एक्शन लिया है और न मुझे उनसे कोई शिकायत है। ये इलेक्शन मैं समाजवादी पार्टी से लड़ रहा हूँ और मैं बता चुका हूँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनसे मेरी बात हुई और वो उनके दिल में भरोसा ऐसा आया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हम अपना टिकट उन्होंने गाजीपुर में दिया। मैं इस सवाल को एक फिर से दोहराना चाहता हूँ। सवाल को इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि जब साल 2016 में आपकी पार्टी, जिस पार्टी के आप अध्यक्ष थे, कौमी एकता दल, आपकी पार्टी का मर्जर हुआ समाजवादी पार्टी में, फिर जो अखिलेश यादव का तत्कालीन स्टैंड था, फिर आप उससे बाहर आए, फिर बसपा में विलय हुआ। तो अब आपके समर्थक ये सवाल पूछते हैं, जब कौमी एकता दल जो आपकी बनाई हुई पार्टी थी, आप लोगों की बनाई हुई पार्टी थी, वो विलय में ख़त्म हो गई, बाद में बसपा में जाकर विलय में ख़त्म हुई, ये बात भी साफ़ है। अब उसका भविष्य क्या होगा? वो पार्टी अब कभी प्रकाश में आएगी? देखिए, वो जो इस तरह की रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं, अगर आप उसको चलाते रहें तो चलती रहेंगी। अगर आप उसे छोड़ दें, जो चुनाव आयोग के नियम है उसके अनुसार उसका रिन्यूअल न कराएं, उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन, चुनाव, सारी चीज़ें, मेंबरशिप, ये सब ख़त्म हो जाती है। बाकी आप किस तरह का ख़त्म होना और किस तरह का क्या समझते हैं इस चीज़ को। मैं एक कौमी एकता दल के नाम से एक रजिस्टर्ड पार्टी बना लिया था। 2010 में वो बनी थी। उसके प्रेसिडेंट थे मुजाहिद साहब। हम लोग उसमें थे
और वो 2016 में आपने कहा, 2016 में नहीं, मुझे याद आता है कि 2017 में चुनाव हुआ था। उस वक्त मैंने ये कह दिया कि हम कौमी एकता दल को अब छोड़ देते हैं, हम इस पार्टी के साथ खड़े हैं और हमारे जो भी कार्यकर्ता समर्थक सब कुछ है वो इस पार्टी के साथ जुट जाए। हमारी पार्टी का इसमें विलय हो गया। अब उसके बाद लड़े उनसे 17 में और विधानसभा का चुनाव टिकट मिला, लड़े, और फिर 19 भी आया, 19 में भी टिकट मिला, चुनाव लड़ा हूँ। गठबंधन हो गया था। गठबंधन के कैंडिडेट की हैसियत से सपा और बसपा दोनों ने हमारा साथ दिया था इस गाजीपुर में, और श्री मनोज सिन्हा का वो सबसे, मतलब किसी इलेक्शन के वक्त किसी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो, वो सबसे जीवन का गोल्डन पीरियड था। लेकिन वो चुनाव हार गए। लगभग 30,000 वोट से हारे। 1,20,000। नहीं सर, 30,000 जीते थे 14 में, लगभग 19 में जीते हैं, जो हारे में 1,20,000 से। 14 में जीते थे तो लगभग 30,000 वोट से जीते थे। वहाँ फैक्टर कौमी एकता दल ही बन गया था, क्योंकि मनोज सिन्हा गाजीपुर में 3 बार जीते हैं और तीनों बार कुछ ऐसे स्टार उनके रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी बन गई। पहली बार जब वो जीते 1996 में, उससे पहले लड़े हैं 84 से, वो हर चुनाव हारते रहे। 96 में जीते तब बीजेपी का सिंबल था। जब यहाँ बीएसपी ने हाजी यूनुस नाम की एक शख्सियत थी, उनको इलेक्शन लड़ाया, वो लगभग 1,70,000 वोट पाए और वो ज़बरदस्त डिवीज़न हुआ था माइनॉरिटी के वोटों में, और उसका फ़ायदा मिला था मनोज सिन्हा को। वो चुनाव जीत गए थे। फिर वो 96 में जीते और फ़ौरन 98 में उनको समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश सिंह ने चुनाव हरा दिया था उनको, और फिर फ़ौरन ही चुनाव 99 में फिर हो गया। अब इस बार फिर मनोज सिन्हा जीते तो वो एक विचित्र स्थिति ये आई कि जो समाजवादी पार्टी का गाजीपुर से बच्चा यादव नाम का नेता, जो यहाँ एक बढ़िया नेता माना गया था, बहुत उनकी बड़ी कदर थी, ईमानदार और बहुत हर दिल अजीज़ नेताओं में, उन्होंने बसपा से टिकट लेके फाइट कर दिया। तो बीएसपी से बच्चा यादव लड़ गए, तो यादवों का वोट ज़बरदस्त डिवाइड हुआ और मनोज सिन्हा को फ़ायदा हुआ 14,000 वोटों से। वो जो जीत हार हुई है इनकी, सब वो खाता है। अब आइए उसके बाद फिर 99 में जीते तो 2004 में हमसे चुनाव हो गया था। तो उस चुनाव में उन्हें 1,88,000 वोट मिला था और बीएसपी लड़ी थी, उमा शंकर कुशवाहा लड़े, उन्हें 185 मिला उमा शंकर कुशवाहा को, और मनोज सिन्हा को 1,88,000, हमें मिला 4,17,000, लगभग 2,27,000 की मार्जिन थी। आगे बढ़िए 2009 आया। 2008 में मनोज सिन्हा ने एक, वो थे बीजेपी की तरफ से परिसीमन कमेटी के मेंबर, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह खुद थे परिसीमन पार्टी से कोता है, उसमें मनोज सिन्हा थे। उस वक्त उन्होंने पूरा ब्रेन लगाया और गाजीपुर में कुछ इस तरह का कॉन्स्टिट्यूंसी का बंटवारा किया उन्होंने कि एक अपने लिए बड़ी सुरक्षित सीट बनाई, जिसमें 3 विधानसभा बलिया की होगी, बैरिया, सदर बलिया और फेफना, और 2 विधानसभा अपनी होम विधानसभा मोहम्मदाबाद और जहूराबाद। मोहम्मदाबाद को बहुत सॉलिड बनाना था उनको, इसलिए जो दूसरी लोकसभा गाजीपुर बची, इसमें जो पहले दिलदार नगर, जिसका नाम बदल करके जब परिसीमन के बाद रखा गया तो जमानिया रखा गया, उसमें जो भूमिहार बाहुल्यता के बहुत बड़े बड़े गांव थे, उन सारे गांव को उन्होंने
मोहम्मदाबाद में शिफ्ट कर दिया। मोहम्मदाबाद में पहले से भूमिहार मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक थी। अब उसमें चला आया बसुका, नौली, उतरौली, त्रिलोकपुर, उसके बाद आ गया डेढ़गावा, उसके बाद रेवतीपुर। गहमर के बाद सबसे बड़ा गांव है रेवतीपुर, उसके बाद शेरपुर, रामपुर, ये सब उन्होंने मोहम्मदाबाद में डाल दिया कि ये एक सॉलिड विधानसभा हो गई और ये एक सॉलिड लोकसभा हो गई, क्योंकि 3 विधानसभा में भूमिहारों की संख्या बहुत अच्छी हो गई। जहूराबाद, मोहम्मदाबाद और फेफना। और सदर में मतलब वो बीजेपी की राजनीति करते थे, तो बलिया सदर में ऐसे मजबूत, अब वहाँ वोट भी है भूमिहार का 25-30 हज़ार, और बैरिया भी, तो वो सॉलिड सीट बनाया। और 2004 में यहाँ जब बड़ी मार्जिन से हार गए हमसे, तो वो 2009 का इलेक्शन लड़ने चले गए बलिया, लेकिन उनका विज्ञान फेल हो गया, क्योंकि बलिया का ट्रेंड ही नहीं है कि वो किसी दूसरे को, बाहर वाले को वोट दे। वो चले गए और वहाँ उनको बहुत तवज्जो नहीं मिली। मात्र 1,32,000 34,000 वोट ही मिला, जमान जब्त होते होते बची। तो उन्होंने माना कि वो फिर वो भाग के 14 में यहाँ आ गए। अब 14 में हमने यहाँ पर कौमी एकता दल के समर्थन से डीपी यादव को लड़ा दिया, और डीपी यादव नियर अबाउट 80,000 वोट पा गए। समाजवादी पार्टी से शिवकन्या लड़ी, उनको 2,74,000, और फिर बीएसपी से एक यादव जी, KN यादव, जो पहले मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, चंदौली के सांसद रहे हैं, कैलाशनाथ यादव, वो चले लड़े, तो 2,42,000 वोट बीएसपी ले गई। यादवों का वोट कटा उनके साथ। एक जनरल समझिए कि 60-70,000 75,000 वोट वो ले गए, और ये डीपी यादव लड़ गए। तो इनके साथ भी ये हुआ, माइनॉरिटी का और यादव का कट के इनको। अब उसमें वो 3,06,000 पाके जीत गए। ये 2014 की बात है। हम 2009 में यहाँ लड़े थे, हम 2009 का चुनाव यहाँ लड़े थे, 2000 बसपा से ही। हमारा टिकट सपा से कट गया, तो हम बसपा से लड़े, तो 3,10,000 वोट यहाँ हमें मिला था। तब बीजेपी को ने एक गेम कर दिया यहाँ पर, हालांकि वो उनके जिला अध्यक्ष रहे हैं प्रभुनाथ चौहान, उनको टिकट दे के लड़ाया, लेकिन वोट पूरा का पूरा शिफ्ट किया। तो समाजवादी पार्टी से राधे मोहन सिंह लड़ रहे थे, वो 3,74,000 वोट पाके जीत गए, हम 3,10,000 वोट पाके हार गए। लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को ओनली 22,000 वोट मिला, सिर्फ 22,000, जो उत्तर प्रदेश में शायद सबसे कम वोट किसी सीट पे बीजेपी पाई, तो यही सीट थी। 19 का चुनाव हमने देख ही लिया। अब हम 14 में जब मनोज सिन्हा यहाँ लड़ने आए, तो हम बलिया चले गए लड़ने। हमें भी बलिया का आइडिया नहीं था, तो हम बलिया में लड़े। 1,65,000 वोट हम कौमी एकता दल के वही गिलास सिंबल पे लड़े थे। ठीक है, 19 हो गया, 24 में खड़े हैं। आप नामांकन करने जाते हैं, और इस बार ईवीएम की जब मशीन आएगी, जो सामने वोटर्स के सामने 1 तारीख को रखी जाएगी, तो उसमें पारसनाथ राय जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका तो नाम होगा ही, आपकी बेटी नुसरत का भी नाम होगा। उनका नामांकन करवाने जाते हैं आप, अपना नामांकन करने तो जाते ही हैं, नुसरत का भी नामांकन करवाने जाते हैं। एक ही साथ, हाँ। क्या है, एक ही रूम में नामांकन होता है, सारे लोग नामांकन करने जाते हैं। नुसरत अंसारी भी नामांकन, हमसे पहले उनका नामांकन हुआ है, उनके नामांकन के से लौट गए लोग, तो फिर हम लोगों का नामांकन, हमारा नामांकन हुआ। शायद 18वां 17वां 18वां उनका नंबर था, उससे पहले 17-18 लोग कर चुके थे, और शायद 19वां मेरा नंबर था।
नुसरत अंसारी के नामांकन की कहानी क्या है, क्योंकि अभी तक उनके इंटरव्यूज़ वगैरह सामने आए नहीं है। सबको पता है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं खुली बात करता हूँ। मेरे पास 3 बेटियां हैं और जिस तरह से मुझे शिकंजे में लिया गया था एक बड़े षड्यंत्र के तहत, तो मुझे इस तरह का माइंड मेकअप करना पड़ा था कि हम अपनी विरासत अपनी बेटी को सौंप देंगे। हमारे परिवार में हमारे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी साहब ने, जो मोहम्मदाबाद सीट से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी विरासत 2022 के चुनाव में अपने बेटे को दे दी। वो विधायक हो गया। मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक रहे, हमारे छोटे भाई हैं। उन्होंने 2022 के चुनाव में अपनी विरासत अपने बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी, खुद चुनाव से अलग हो गए। तो बेटा जीत गया, वो भी विधायक है। मेरे सामने ये परिस्थितियां आ गई थी कि शायद मैं चुनाव लड़ने लायक नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है 2 साल से अधिक के लिए कानून है, आदमी अगर सज़ा हो गई तो नहीं चुनाव लड़ सकता। जो आपके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, जो हाई कोर्ट में इसकी आज भी हियरिंग थी। हमारे ऊपर एक मुकदमा यहाँ चला और उसमें मुझे कन्विक्टेड किया गया 4 साल की सज़ा के साथ। चैलेंज किया हाई कोर्ट में, वहाँ हमें ज़मानत मिली, सज़ा स्टे नहीं हुई। उन दिनों अब ये सब सारी गतिविधियां चुनावी शुरू हो गई थी और सिन्हा जी के बेटे यहाँ सक्रिय हो चुके थे। अभिनव सिन्हा। हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं चुनाव ही लड़ सकता तो और क्या करूं। मैं अपील में गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम क्षेत्र में चलो। बेटी थिएटर भी कर चुकी हैं ना, वो दिल्ली से पढ़ी हुई हैं और थिएटर एक्टिविस्ट भी हैं। हाँ, वो वहाँ दिल्ली से ही पढ़ी है, दिल्ली में भी पढ़ी है। वो स्कूलिंग उसकी रही है लामाटेनिया गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से, और दिल्ली में आईपी कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया। नहीं, दिल्ली में छोटी वाली आईपी गई, वो लेडी श्री राम कॉलेज से किया है उसने, LSR से किया। और उसके बाद MA किया उसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टिश कहा जाता है, तुलजापुर से। उनका 3 ब्रांच है, हैदराबाद, तुलजापुर और मुंबई। तो उसने वहाँ से किया, वहाँ से उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। वो गोल्ड मेडलिस्ट थी और फर्स्ट थी पूरे यूनिवर्सिटी में। फिर वो अपना कुछ जॉब भी करती रही दिल्ली में, और दास्ताने गोई के लिए भी वो उसमें भी हिस्सा लेती रही। आप ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से 30 बेटियों को सेलेक्ट किया गया था, जो 30 साल की कम एज वाली हैं, जो अपने परफॉर्मेंस जो पुराने सभ्यता के हिसाब के उसको पुनर्जीवित कर रही हैं, उसमें बल्कि उसको टूर पे भी भेजा गया कहीं। ये यूक्रेन वाली वार शुरू होने से 1 हफ्ता पहले ही लोग वहीं से लौट के आए थे, बुखारा और कहाँ सब गए थे, आते हैं वापस उम्मीदवारी पे। तो आपका षड्यंत्र रचा गया और इसके बैकअप क्षेत्र में घूमने लगी वो भी, और मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी सूरत हाल बन गई कि उन्होंने सुनवाई के बाद एक आदेश पास कर दिया 12 दिसंबर या 14 दिसंबर को कि मेरी सज़ा पर गाज़ीपुर कोर्ट द्वारा जो मुझे सज़ा का आदेश हुआ है वो सस्पेंड किया जाता है, हमारे अपील जो हाई कोर्ट में है उसके निस्तारण तक के लिए। और उसमें उन्होंने कहा कि 30 जून तक उसको आप प्रयास करें कि इसका निस्तारण हो जाए। और जहाँ तक मुझे पता है अभी तो दोनों पक्षों को सुना ही जा रहा है, आज भी हियरिंग थी। तो आप जब इस तरह के हालात हैं तो दोनों चीज़ें हैं ना। तो मैंने उस तैयारी के लिए कि अगर मेरा पर्चा ही खारिज हो जाए तो मेरी बेटी सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से नामांकन भरी थी। वो तो आपकी टीम और आपके कार्यकर्ता फिर उनके लिए काम करेंगे, उनके साथ पैरेलली काम करेंगे। बात सुनिए, हम और सभी उसके लिए काम करते। अगर मेरा पर्चा खारिज होता तो वो
कैंडिडेट हो जाती समाजवादी पार्टी की। मैंने ये तो मुखिया को बता रखा था। पर्चा खारिज होता तब उस समय की बात है। नामांकन की आखिरी तारीख थी बीतने के पहले तक। मैंने 13 को नामांकन किया है और 13 को हाई कोर्ट में बहस है। अब 15 को जांच हो रही है। तो 2 AB फार्म इशू हुए, एक उसके फॉर्म में लगे, एक मेरे फॉर्म में लगे। ये अगर मेन कैंडिडेट है, इसका पर्चा वैध है, तो ये पर्चा स्वतः कैंसिल, तो ये वैध हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो ये सब कुछ तो 17 तक के लिए था ना। और 17 के बाद अगर कोई 18 में, 19 में, 20 को डेट थी, 20 को, तो एक निर्दल कैंडिडेट की हैसियत से उसका पर्चा दाखिल है और अपना क्षेत्र में घूम रही है। उसने क्षेत्र में घूम करके ये बात कही है और जनता, अब तो मर्जी उसकी ना कि उसको बनाएगी कि भगा देगी, लेकिन वो वोटर है और उसने पर्चा भरा है। वो वक्त गुजरता चला गया। सोचा गया था कि किसी स्टेज पे मैं खत्म हो जाऊं, तो उस कंडीशन में वो आधिकारिक प्रत्याशी हो जाएंगी 100%। लेकिन अब चुनाव तो 4-5 दिन बाद पोलिंग ही है, तो अब 4-5 दिन बाद तो पोलिंग ही है। अपडेट भी 31 तारीख को गई, 31 तारीख को डेट है और उसके बाद 1 तारीख से कोर्ट बंद हो जाएगी। ये भी 31 तारीख को मुझे मेरी तरफ से वकालतनामा दाखिल करने के लिए और उसमें कुछ काउंटर के लिए, तो उसमें बयानअल्फी करने के लिए मुझे जाना होता है। उसके लिए डेट है, फिर आगे जैसा भी होगा। तो अब इलेक्शन तो एक इलेक्शन साइकिल के निशान पर अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं और बटन तो जनता उस पर दबाएगी। वो एज ए निर्दल कैंडिडेट अपनी जगह उस तरह स्टैंड कर रही है। मैं 2-3 छोटे सवाल पूछूंगा और उस पर फिर उसके बाद इंटरव्यू को रैप करने की कोशिश करेंगे हम लोग। कि पारसनाथ राय से उनके कुछ भाषणों को देखा मैंने, कुछ उनकी कुछ जनसभाओं को मैंने वॉच किया, तो वो ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि 2014 से 19 तक एक लोकसभा में विकास हुआ। उनकी पार्टी के नेता थे, पारसनाथ राय के वो करीबी भी रहे हैं मनोज सिन्हा, तो उनका कहना लाजिम है। लेकिन वो कह रहे हैं 2019 से 24 तक में विकास का रथ रुक गया। हाँ, यही बात वो कहते हैं, यही बात वो कह रहे हैं जो आप बिल्कुल सही वही बता रहे हैं। मैं वही कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके गाजीपुर में अवाम ये कहती है, जनता का सवाल अलग है। हम कैंडिडेट हैं, पारस कैंडिडेट हैं, हमारे सवाल अलग है। विकास के नाम पर गंगा का पुल, मैं अनेकों बार ये कह चुका हूँ कि ये पुल चाहे मोदी जी के खाते में रखा जाए, रेल मंत्री के खाते में रखा जाए, भारत सरकार के खाते में रखा जाए। मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री थे और उनका जनपद है और उनके रिकमेंडेशन से ये बजट आया और बना। जिसके खाते में या सबके खाते में रखा जाए, वेलकम है इसका। इससे हमारे कनेक्टिविटी और सुविधाओं का हुआ भला। लेकिन इसके साथ जब दूसरे पहलू पे बात करते हैं कि ये काम के साथ विकास पुरुष की संज्ञा कहाँ से आ गई। विकास पुरुष की संज्ञा तो तब दी जाती कि ये रेल मंत्रालय है, एक पुल बनवा दिए गाजीपुर में। लेकिन ये 4 लाख करोड़ रुपए की BSNL है, आप संचार मंत्री भी हैं, इसका वजूद हिंदुस्तान में रह गया कि ये 4 लाख करोड़ मिट्टी में मिल गया। जो सरकारी दूरसंचार एजेंसी है, भारत सरकार की जो दूरसंचार कंपनी है, भारत सरकार की दूरसंचार कंपनी की जब स्थापना हुई तो 4 लाख करोड़ रुपया इस पे भारत सरकार का खर्च हुआ। और ये 4 लाख करोड़ रुपए के खर्च के साथ संचालित होती रही 2G की नीलामी में। क्या बवाल हुआ है। और ए राजा कनिमोझी सब जेल गए, भ्रष्टाचार हुआ इसलिए कहा गया, आरोप लगाया गया। लेकिन ये 2G से 4G 4G कब हो गया और ये मिट्टी में कब मिल गया। हमें तो याद है कि हम लोगों को 100 ठो सिम मिलता था कि बहुत चाहता कोई होगा तो एक दे दीजिएगा, और लाइन लगती थी BSNL का सिम लेने। सिम बढ़ता तो लाठी वोटी भी चलती थी पुलिस की। हमारा तो अंतरिक्ष में हमारी सैटेलाइट पड़ी हुई है, इसका टावर, मतलब दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनें हमारे पास।
और हम ही मंत्री हैं इसके, और एक नई कंपनी आ रही जियो, और वो जियो जो कुछ भी नहीं है वो आज आकाश की बुलंदियों में है, और ये BSNL आज ज़मीन में धंस के ख़त्म हो गई। कोई इसका सिम रखने को तैयार नहीं, ना आपने रखा होगा ना हमारे पास है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं सवाल इस चीज़ का है कि एक तरफ से एक तरफा खाली दिखाने से विकास हुआ। क्यों नहीं विकास? मनोज सिन्हा का कोई बताता 1996 से 98 तक तो थे, 1.5 साल तो थे। फिर 1999 से 2004 तक तो थे, ये तो थे ना। कुछ बताएं कहाँ किस नदी पे पुल बना है, कोई काम बताएं। कौन दुनिया का आदमी नहीं जानता कि एक सामान्य सांसद या विधायक कुछ एक्स्ट्रा तभी कर सकता है या तो वो सत्ता में हो, और या वो सत्ता के किसी पद को धारण किया हो, तब का कोई काम आसान होता है। फिर मनोज सिन्हा सत्ता में थे। कब सत्ता में थे? 1999 से 2005 तक। फिर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मंत्री नहीं थे, 14 मंत्री थे, सत्ताधारी दल के विधायक थे। और मैं न 2014 में सत्ता में था और न 2019 के बाद सत्ता में हूं। अब आइए विकास निधि के सवाल पर, सांसद विकास निधि के सवाल पर। वर्ष 2019 में जून में शपथ ग्रहण करने के बाद एक किस्त सांसद विकास निधि की 2.5 करोड़ की रिलीज हुई। दूसरी किस्त रिलीज होने से पहले देश में लॉकडाउन लग गया। अगर 2 साल तक कोविड रहा। कोविड रहा नहीं, भारत के किसी सांसद की सांसद निधि नहीं रिलीज हुई। तनख्वाह 1/3 काट ली गई, भत्ता 1/3 काटा गया, और आप उसको छुपा के कहेंगे कि आपने बताइए 2019 से 2022-23 तक कुछ किया ही नहीं। हमको जो वक्त मिला, जब थोड़ी सी भी कोरोना से राहत मिली, लोग प्रधानमंत्री से मिले, मैं भी प्रधानमंत्री से मिला। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी ने कहा कि भाई कई सांसद गए थे, तो आप प्रधान थोड़ी हो कि आप गांव के नाली का। एक राजस्थान के सांसद थे भाजपा के, उन्होंने कहा हम लोग तो कैसे मुंह दिखाएंगे गाँव में, क्या हुआ? तो न हम लोग कहीं नाली बनवा पाते हैं, न खड़ंजा लगवा पाते हैं, गांव में मुंह दिखाना मुझे। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रधान हो या सांसद हो? मोदी जी बोले हाँ, आप सांसद हो तो आप नाली खड़ंजा बनाओगे? आप क्यों नहीं PMGSY योजना के अंतर्गत बजट है, प्रस्ताव लाइए, उसकी गाइडलाइन देख लीजिए, उसके अनुरूप अगर आपका प्रस्ताव होगा तो कार्यदायी संस्था एस्टीमेट बना देगी। आप उस एस्टीमेट को अनुमोदन करना। पहले आप प्रस्तावक बनो, फिर उसके बाद अनुमोदक बनो, और ग्राम विकास मंत्रालय उस पर बजट देगा। मोदी जी का आइडिया अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम इसी पे लपट गए। हम पहले भी रह चुके थे और कर चुके थे। हमने जब वो बिहार वाले थे ग्राम विकास मंत्री 14वीं लोकसभा में, कोई यादव बिहार के, तो उस पीरियड में भी हमने यहाँ बनवाई थी, तो मुझे आइडिया होगा, मैं लपट गया इस पे। गाइडलाइन ले ली, अपने ज़िले की सड़कों की सूचियाँ ले ली, विभाग के लोगों के बैठ के मीटिंगें की, और जो ज़रूरत की सड़कें हैं, जनता के सरोकार की सड़कें, उन सड़कों का प्रस्ताव तय किया। 268 किलोमीटर, साधारण नहीं है, 268 किलोमीटर लोकसभा गाजीपुर में, यानी अफजाल अंसारी के कॉन्स्टिट्यूंसी में, अफजाल अंसारी के प्रस्ताव पर, पैड पर हमने देखा है, उस पे एस्टीमेट बनवाया गया है, मानक के अनुरूप पाया गया है, बजट आवंटित हुआ है 198 करोड़ रुपया, 198 करोड़ रुपया, 2 करोड़ कम 200 करोड़ रुपया।
आवंटित हुआ है, टेंडर हुआ है, काम हुआ है, शिलान्यास हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं। 194 किलोमीटर की दूसरी 18 सड़कें मेरी प्रस्तावित फिर हुई, फिर एस्टीमेट बन गया, फिर बजट हो गया। टेंडर नहीं करा पाए क्योंकि ये मैं डिस्टर्ब हो गया, जेल भेज दिया गया, पद से ही पद मुक्त कर दिया गया। याद रखिएगा कि 1 साल हो गया है इस बीच में। मुझे अप्रैल में सज़ा हो गई थी, 2023 में आपको सजा। तो हमारा हिसाब करिए 29 अप्रैल 2023 से, और नहीं इधर का तो छोड़ दीजिए, 29 अप्रैल से पहले चले जाइए तो 22, 21, 21 से। अब उस पीरियड में ये काम है मेरा। अब जो सांसद निधि है, अटल बिहारी सोलर लाइट योजना, 1000 सोलर लाइट गाजीपुर के लिए स्वीकृत कराया। उसमें हम लोगों को 1/3 पैसा देना होता है, 2/3 गवर्नमेंट देती है। हाई लगी है। हाई मार्ट लाइट भारत सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने चापाकल के लिए पैसा रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, घर घर नल, घर घर जल, हमारी ये योजना है, हम हैंड पाइप का पैसा नहीं देंगे। और जनता है कि सर नोचे हुए है कि भैया पानी बिना मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारा मवेशी मर जाएगा। हमने तो डेरा वहाँ बना दिया, 20 घर हो गया। हमने सांसद विकास निधि से 50 हैंड पाइप एक बार, 100 हैंड पाइप एक बार, 100 हैंड पाइप एक बार, 100 हैंड पाइप एक बार, उसी में दिया है, उसी से रिलीज कराया है, उसी से काम कराया है। अब आपको तो दिखाई नहीं देगा, आपको चाहिए हजारों करोड़ की। आप लाखों करोड़ डुबा दो और 1000 करोड़ का करा दो। हमारे खाते में डुबाना कुछ नहीं है, कराना है। और छोटे लोग छोटी ही ज़रूरत महसूस करते हैं, बड़े लोगों की बड़ी ज़रूरत। गांव का गरीब आदमी एक हैंड पाइप उसकी ज़रूरत पूरा कर दे तो वो समझता है हमको ट्यूबवेल मिल गया। हम उस दिशा में जो छोटे छोटे स्कूल चल रहे हैं उनको कमरा बनवाना है, उनके लिए बजट दिया है। 100 मीटर 200 मीटर की 56 गांवों में सीसी रोड बनवाई है, 56 गांवों में उस छोटे से बजट से। तो अब हमारी तुलना ये करिए कि भारत सरकार के 3 विभाग के आप मंत्री हैं और आप काम कुछ नहीं किए। मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं एक सांसद हूँ, और पहले 2 साल जो मानवता पर ही एक तरह का संकट था कोरोना का, उसमें गया। लास्ट का 1 साल मुझे, अब इसको भी क्या करेंगे जीत के, वो तो कचहरी दौड़ते रह गए। कभी पड़ताल करिए मेरे खिलाफ मुकदमे क्या हैं। एक मुकदमा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, चंदौली ज़िले में आप बिना अनुमति के भाषण करके चले गए, वोट मांग के चले गए। एक मुकदमा है मोहम्मदाबाद में, मीटिंग की अनुमति थी 8:30 बजे तक, आप 9 बजे तक मीटिंग करके चले गए। एक मुकदमा है कि प्रदेश बंद का आयोजन था, धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें तोड़फोड़ हुई और तोड़फोड़ में 10,000 रुपये की क्षति हो गई। जो संपत्ति थी वो 10,000 रुपये की आकलन की गई है, क्षति हो गई। ये मुकदमा है। बाकी गैंगस्टर है। और उससे पहले स्वर्गीय कृष्णानंद राय के हत्याकांड वाली घटना में मुझे 120 बी का आरोप लगा कर कि आपका षड्यंत्र था इस घटना के लिए, मुझे उसमें मुलजिम बनाया गया। मैंने ट्रायल फेस किया, ट्रायल कोर्ट ने मुझे दोष मुक्त किया, लेकिन उस केस के लिए कि चूंकि एक बड़ी घटना में आप आरोपी हैं, इसलिए आपके ऊपर स्पेशल एक्ट, यूपी गैंगस्टर एक्ट भी चलाया जाएगा, वो बना दिया। एक ही क्राइम मेरे क्राइम लिस्ट में लिखा हुआ है, चार्ट जो कहते हैं उसको, क्राइम चार्ट में एक है। बहस यहाँ भी चल रही है, बहस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, जो निर्णय आए कोर्ट का
आज की डेट में तो यही है कि अभी सब जुडिश है मैटर, तो उस पर कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते, वो बात समझ में आती है। अखबार में, टीवी में फैसला हर बार यही लिखा जाता है कि अगर उनकी सज़ा बहाल रही तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ भी जाएंगे तो रद्द होगा, रद्द हो जाएगा तो फिर होगा, जय बार भी होगा। मनोज सिन्हा लड़ते रहेंगे या उनका बेटा या उनके लोग लड़ते रहेंगे, तो हम और हमारे परिवार से कोई लड़ता रहेगा, हम हर बार हरा देंगे। ठीक है, उनका वोट अलग है, मेरा वोट अलग है। बड़े लोगों का नेतृत्व करते हैं और मैं कमज़ोर और समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों का, उनके बीच में उनके दुख सुख को बांट करके एक्सेप्ट नहीं हो पाता ना। हम 85 से राजनीति कर रहे हैं और लाल झंडा लेकर के जीवन में पहला मुकदमा 2001 में लिखा गया। सन 85 से 2001 के बीच की दूरी कितनी है? 16 साल में गाली बकने का भी मुकदमा नहीं है। और जो पहला भी लिखा गया 2001 में वो था इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हों, और केंद्र और प्रदेश की जो जन विरोधी सरकार की नीतियां हैं उसको लेके मांग पत्र था। बड़े बकायेदारों को गिरफ्तार करो, छोटे बकायेदारों को छोड़ दो, लगान माफ करो, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई। इस पे मुकदमा था, आप ये कह रहे हैं। ठीक है। 2005 में जब इनकी मौत हुई है, हत्या वाली घटना, उस समय आपराधिक मामला उस समय पहली बार लिखा गया आपके खिलाफ। 20 साल राजनीति कर चुका था, 20 इयर्स, और 5 बार जनता का जनप्रतिनिधि चुना जा सका था। मेरा जो सबसे बड़ा गुनाह है, 6वीं बार मैंने मनोज सिन्हा को हरा दिया था। 5 बार हमसे मनोज सिन्हा से भेंट कहाँ है? हम विधानसभा लड़ते थे, लोकसभा लड़ते थे, तो हमारा उनका मुकाबला हो नहीं रहा था। 19 में जो आपने हराया उसका वो 19 में नहीं, 2005 में जो उनको हमने हराया, 2004 में जब उनको हमने हरा दिया, तब मनोज सिन्हा ने ये ठान लिया कि यह व्यक्ति मुझे राजनीति करने लायक नहीं छोड़ेगा। 2,27,000 के अंतर से जो हार जाता है, अगर पार्टी में उसकी बहुत पकड़ ना हो तो कभी उसके ऊपर टिकट देने पे भी कोई विचार नहीं करेगा। मनोज सिन्हा वहाँ ठान लिया कि अब ये 2004 में जीत गया, सांसद हो गया, मुझे यहाँ से राजनीति करनी है। मौका मिल गया जब 2005 में एक घटना घटी, तो उस घटना में उन्होंने हमें लपेट दिया। चलो अब बेटा तुम्ही को नहीं लपेटेंगे, कोई बचेगा नहीं, पूरे परिवार को, विकलांग बहनों भी लपेट दिया गया, वो भी गए बेचारे, दुनिया से रुखसत हो गए। तो ठीक है, लेकिन लड़ाई यहाँ है कि मनोज सिन्हा चाहते हैं कि मैं गाजीपुर छोड़ दूं और वो मतलब इस खेत को जोते। तो जोतो, जनता का दिल जीत के जोतो कि हमें सजा करा करके जोतोगे, हमें मुकदमे में फंसा करके जोतोगे। गवाही करने गए हैं मेरे खिलाफ अदालत में ये, और डिसबिलीव किए गए हैं। उस समय मंत्री थे ये, रेल मंत्री और संचार मंत्री, कृष्णानंद राय के मामले में फंसाने में सिर्फ अपने राजनीतिक कैरियर को तबाह होता देख के मुझको उसमें फंसा दिया गया। नहीं, मैं राजनीति तो 1985 से कर रहा हूं, और 2005 में 20 साल के बाद पहली बार आपराधिक मुकदमा लिखा जा रहा। मेरा अगर कैरेक्टर इस तरह का होता तो कुछ तो होता। इस दरमियान में मैं आपको बता चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं उस कहानी को। 2 मई सन 91 को मेरे कुंडेसर में मेरे ऊपर आक्रमण भी हो चुका था, जिसमें 4 लोग मार दिए गए थे। कॉमरेड कमला सिंह मारे गए थे, कॉमरेड, हाँ। तो उस बात को क्या दोहराएं। तो हमें तो बस रास्ते से हटाना है। चुनाव ये न लड़े, और चुनाव हम लड़ेंगे तो उनका बेटा लड़ सकता है, हमारी बेटी नहीं लड़ सकती है। वो दौर आ गया है, बेटे तो हैं ही बहुत आगे, लेकिन बेटियां भी अब किसी से पीछे नहीं है। ठीक है। कृष्ण राय हत्याकांड और कृष्ण राय के
पे अफजल अंसारी के जो इल्ज़ाम हैं और इस पर कृष्णानंद राय फैमिली का जो जवाब है, उसके भी वीडियोस आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अफजल जी, मुझे नहीं पता, मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा तो वो आपके लिए निजी तौर पे कैसा होगा, लेकिन वो सवाल इसलिए भी है क्योंकि उसको लेकर क्षेत्र में बातचीत हो रही है। इस क्योंकि आपके लिए मुख्तार अंसारी का जाना निजी क्षति है। इस चुनाव में उनकी अनुपस्थिति को, मुख्तार अंसारी की अनुपस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? कुछ एक महीने पहले उनका निधन हुआ है, जब हुआ था तो मैं आया भी था गाज़ीपुर पे रिपोर्टिंग पे, और उमर का मैंने इंटरव्यू भी किया था उस दौरान। उनकी निजी क्षति को, उनकी क्षति को, उनके न रहने को आप इस चुनाव में कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुख्तार मेरा छोटा भाई था और अब वो दुनिया में नहीं है। दो तरह के नज़रिए हैं। एक तो वो ये है कि हमारी लोकप्रियता, हमारे परिवार की लोकप्रियता, उस पर मिट्टी डालने वाले ये कहते हैं कि ये मुख्तार अंसारी ही चुनाव के विनिंग पॉइंट थे। उनकी वजह से चाहे सिबगतुल्लाह अंसारी जीत जाए बड़े भाई, चाहे अफजाल अंसारी जीत जाए, चाहे मुख्तार अंसारी खुद जीत दें, सब कुछ उनके द्वारा होता है। एक तो ये सोच है, और उन लोगों की सोच है कि चूंकि मुख्तार बहुत बड़ा माफिया था, इसलिए पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता था और सबको जिसको चाहता था रौंद के जिता लेता था। उस तरह के लोगों की सोच का तो वही जवाब देंगे। वो क्या हो, इस वक्त जब वो हट गया तब तो सारा साम्राज्य इनका होना चाहिए। तब तो ये इलेक्शन 2-4 लाख से उन लोगों को जीतना चाहिए। हमारा उससे भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। जनता के बीच में मेरी उपस्थिति अपने निजी मामलों को लेके नहीं, जनता के जुड़े हुए सरोकारों को लेके है। हम 85 से नहीं 75 से राजनीति करते हैं। 85 में चुनाव लड़े, कॉमरेड सरजू पांडे के सानिध्य में हमने 75 से राजनीति शुरू की। उन दिनों जब शेरपुर में हरिजन बस्ती जलाई गई थी, उस समय से हम समाज में जो कमज़ोर तबका है और जो दबंगई करने वाले लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं, इनके बीच में हम तो कमज़ोर लोगों के पक्ष में खड़े होते रहे। अब 85 में पहली बार चुनाव लड़े, और 85 में पहली बार चुनाव लड़े तो पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं, मुख्तार फुटबॉल और हॉकी और क्रिकेट खेला करता था। बहुत यंग थे मुख्तार, 10 साल छोटा होता, 2-1 साल के छोटाई का भी अंतर दिखता है, 5 साल का तो हो जाता है। वो हमसे 10 साल छोटा है। हमारी पैदाइश 14 अगस्त 1953 है, वो 63 का पैदा है। अब उसके बाद भी यही कहा जाएगा कि हम मुख्तार के कंधे पे बैठ के चलते थे। आप वाली बात है। फिर भी अगर उसको छुपाना है तो और ऊपर चलिए, जैसा कि अब शुरू हुआ है कि बोलेंगे कभी, अभी चुनाव है, हम किसी नई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते। अब हमारे परिवार का शिजरा भी कोई दूसरा बता रहा, क्योंकि वो शर्मिंदा है, उसने शर्मिंदगी करने वाला काम किया है, तो वो उससे भी अलग कर रहा है। तो खैर कोई बात नहीं। मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी से पहले भी इस अंसारी परिवार में देश की राजनीति में अपना योगदान और अपनी भूमिका। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जेल गए हैं। फरीदुल हक अंसारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर, 2 बार राज्यसभा के एमपी, जेल गए हैं। डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी पंडित नेहरू के सहपाठी, राज्यसभा के भी एमपी रहे हैं, लोकसभा के भी एमपी रहे हैं, उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं, और इस गाजीपुर सीट पर मेरी फैमिली से सबसे पहले 1957 में
वही शौकतुल्लाह अंसारी चुनाव लड़े हैं। तब वो चुनाव सरजू पांडे जीत गए थे, शौकतुल्लाह अंसारी हार गए थे। उन्हीं के वंश में आज हम लड़ रहे हैं। तो ये कि हम लोग आ गए और मुख्तार अंसारी ने सबको कर लिया, ऐसा सच नहीं है। ये सच ऊपर से नीचे आया है। लेकिन जिसके पास अपना कोई इतिहास नहीं होता, वो दूसरे के गौरवशाली इतिहास से नफरत करता है, जलन रखता है। इसकी बात ही मत करो, यहाँ से शुरू कर दो। हमें तो अपने बाप का नाम बताना होगा कि सुभानुल्लाह अंसारी था। वो इतने लोकप्रिय थे कि 1971 में, अब मुख्तार ने जिता दिया उनको भी निर्विरोध। 63 में पैदा हुआ और 1971 में अपने बाप को निर्विरोध चेयरमैन बना दिया। आप मतलब ये भी कोई कहे कि 7 साल की उम्र में अपने बाप को उसने निर्विरोध चेयरमैन बना दिया था। क्योंकि हम कुछ लोग हैं जो वो उस सच्चाई को नहीं स्वीकार कर सकते। अब क्या कहा जाए उसके लिए। तो ऐसे जो लोग, मुख्तार अंसारी की कमी है, पूरा मीडिया आया है, चैनल 9 वाले आए, बहुत बड़ा बैनर फ्लैक्स का लगाए, मुख्तार विहीन पहला चुनाव। चलो भाई ठीक है, रिजल्ट लाओ। योगी बाबा यहाँ बैठे हैं, मोदी जी वहाँ बैठे हैं, चुनाव आयोग है, सारी व्यवस्था है, सिस्टम है। हमको नजरबंद कर लो। मुख्तार तो कब्र में चला गया। अब अगर जनता का कोई रिजल्ट आता है तो क्या इसे मैंडेट मानेंगे, इसे जनादेश मानेंगे, या इसे जातवाद मानेंगे, या इसे बाहुबल और दबंगई मानेंगे? किसी मोड़ पे तो खड़े हो जाइए। प्रचार कर रहे हैं सिन्हा जी भी, प्रचार कर गए मोदी जी भी, प्रचार आज किया है योगी जी ने भी, धामी जी आए थे नामांकन में, मोहन जी आए मध्य प्रदेश से प्रचार करने, अभी सारे लोग आएंगे। लेकिन उसके बावजूद इतने गंदे लोग हैं, समाज नफरत करता है, जो लोग माफिया हैं, समाज के लिए बदबू हैं, और सब कुछ इनका बर्बाद भी कर दिया गया है। उसके बाद भी अगर जनता उसके साथ खड़ी है तो जो नैरेटिव बनाया गया है कहीं ना कहीं ये झूठ है। और अगर ख़त्म हो जाती है तो ये मान लिया जाएगा एक माफिया हमारा ख़त्म हो गया। अब ये थोड़ी कह सकते हैं आपकी मुख्तार अंसारी की सहानुभूति का उठ मिल गया। माफिया के लिए तो समाज में कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। फिर दूसरी बात है उसके लिए, अगर वो वोट बढ़ता है, मान लीजिए सपा बसपा का मिलके हम 5,64,000 वोट पाए थे, 5,64,000 19 में सपा बसपा मिलके। 4 तारीख को देखिएगा, उसके बाद कुछ आइडिया बनाइएगा। ठीक है, 4 तारीख को नतीजा देखेंगे। आखिरी 2 सवाल मेरे छोटे छोटे। जब आप अपने घर में अपनी पिछली पीढ़ियों का नाम गिना रहे थे, तो अगर आपके निगाह से गया हो, आपके निगाह से ऐसे भाषण गए हों तमाम भाजपा के नेताओं के, कि वो बार बार इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि वो अंसारी परिवार बचने के लिए अपने पूर्वजों का नाम लेते हैं, हामिद अंसारी से लेकर ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी तक, सब कुछ का। हम अपने परिवार का शिजरा हम बताएंगे या कोई दूसरा बताएगा? अगर है किसी के पास, ललन टॉप को मैं इसके लिए कहता हूं कि आप इसकी छानबीन कर लो। इसमें क्या है? आप ये क्यों नहीं कर सकते? कहते हुए शर्म आ रही है कि हम एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या करेंगे? तो जिन लोगों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, उन लोगों को, उनकी यादों को और उनसे जुड़े हुए लोगों को हम प्रोत्साहित करेंगे, जो भी करें, हाँ, सेलिब्रेट करें। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, चेरिस हॉस्पिटल में वार्ड है लंदन में, और दिल्ली में अंसारी रोड है, दरियागंज की कोठी नंबर 1 आज भी आसार कदीमा के पास है।
अंसारी नगर भी है, जो एम्स के पीछे वाला पूरा एरिया है ना, वो अंसारी नगर है। और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अब आप उनका शिजरा पूछेंगे तो हम बताएंगे कि दूसरा बताएगा। अब हम अगर डॉक्टर अंसारी को कहते हैं कि वो मेरे पूर्वज थे, आपको क्यों परेशानी हो रही भाई? इसलिए हो रही है कि आपने अपने मुंह में कालिख पोता है। आपने डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के स्कूल की बाउंड्री गिरा दी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्कूल की बाउंड्री गिरा दी गई। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो गांधी के साथ जेल में रहा, और आरोप क्या है उसमें, 2 मंडा गांव समाज की जमीन है उस विद्यालय के पूरे बिल्डिंग प्रांगण, जहां उसका साइकिल स्टैंड है। 1200 बेटियां भी उसमें हैं पढ़ती, 2400 बच्चे बेटा बेटी हैं। वो जहां जिस बाउंड्री से सटी हुई जहां लड़कियों की साइकिलें खड़ी होती थी, ये तो 2 मंडा सरकारी है। सरकारी में क्या है, बंजर है। अब बंजर जमीन पर 4 दीवारी गिरा दी गई। वो स्कूल सरकारी है। सरकारी से मतलब कि वित्त पोषित, उसके सारे स्टाफ सरकारी हैं, सब कमीशन से आते हैं, प्रिंसिपल से लगा के सब। नफरत है डॉक्टर एम.ए. अंसारी से, इसलिए वो दीवार गिरा दी गई। फरीदुल हक अंसारी, ये तथ्य है भैया, ले लो। फरीदुल हक अंसारी, मैंने कहा ना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर, 2 बार राज्यसभा के एमपी, पंडित नेहरू के साथ लंदन में पढ़े, रूम पार्टनर थे, एक कमरे में ये दोनों रहते थे। एक ही साथ बार एट लॉ की डिग्री लेके ये लोग इंडिया लौटे थे और गांधी जी से प्रभावित थे। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद गए, गिरफ्तार हुए, फिरोजपुर की जेल में रखे गए। यहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे, उनके नाम का स्कूल बुलडोजर से गिरा दिया। वो कहते हैं कि अवैध निर्माण है और होंगे, हम तो कह रहे हैं। इस पे क्या इल्ज़ाम है फरीदुल हक अंसारी पे? कैसा अवैध इल्ज़ाम? मान्यता प्राप्त स्कूल है, स्कूल का नाम है फरीदुल हक अंसारी स्कूल, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्कूल। क्या अवैध है? जहां पारस राय का स्कूल है, गांव समाज की ज़मीन है, पोखरे की ज़मीन है। अब पोखरे जो श्रेणी 32 में रिजर्व है, ऐसी भीठे की ज़मीन है, और उस पर हमारे श्रीमान ने जो किया, पूरा सरकारी अमला प्रस्ताव बना के भेज दिया है गवर्नमेंट को और राज्यपाल को कि इसकी नवैयत बदल दी जाए, इसको बदलैन में दूसरी ज़मीन कहीं ले लिया जाए और ये ज़मीन इनको दे दी जाए। श्रेणी 32 की ज़मीन का बदलैन नहीं होता। दूसरी पार्टी हाईकोर्ट चली गई, रुका हुआ है, पूरा कागज़ दिखा सकता हूँ। तो एक तरफ फरीदुल हक अंसारी हैं, तो भले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, भले वो 19 महीना जेल काटे हों। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भले ही जब देश गुलाम था तो अपनी कोठी की चाबी गांधी को दे दिए कि इसको केंद्रीय कार्यालय बना लीजिए, आज उसकी बिल्डिंग गिर रही है स्कूल की। तो अपना गुनाह छिपाना है। अब वो गुनाह कर चुके हैं तो वो यही बात कह सकते हैं कि वो लोग इनके परिवार के नहीं हैं। और क्या कह सकते हैं? हामिद अंसारी के लिए हम कोई सबूत दें, सबूत दें। आज भी जितनी जगह जमीन है हमारे 4 पीढ़ियों की, कोई बंटवारे नहीं हुआ है, सब सह खातेदार है। एक इंतखाब मिलेगा, उसमें सबका नाम मिलेगा। अब कौन सा सबूत दें? हमारे बाप की अम्मी और उनकी अम्मी सगी बहन है, अब कौन सा सबूत दें? कौन सा सबूत दें? आप कहाँ से है ये सबूत, कहाँ से ये ज्ञान आ गया आपको जो आप बक रहे हो? आप बको, हम चुनाव में इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन देंगे चुनाव के बाद देंगे, क्योंकि आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उनका अपमान आपने किया है।
देश के लिए मरने वालों का, शहीदों का आपने अपमान किया है। अपने हिसाब से जब समय लोगों को जवाब दीजिएगा। अभी नहीं, वक्त नहीं है। ठीक चुनाव के वक्त पे हम क्यों कहें? ठीक है। आखिरी सवाल, जीतेंगे तो गाजीपुर के लिए क्या करेंगे? अगर आप जीतते हैं तो गाजीपुर के लिए क्या काम है, एजेंडा क्या होगा? भैया 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि जीत गए और इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बन गई, तो आपके साथ तो तीसरी कंडीशन भी है, जीत गए, उपचुनाव नहीं हो, उपचुनाव हो गया, अगर कन्विक्शन हो गया तो बिटिया जीती है। होगा तो फिर लड़ेंगे, होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कानून में और न्यायपालिका में और संविधान में विश्वास है हम लोग। योगी आदित्यनाथ थोड़ी है कि हमारे खिलाफ चार्जशीट लग जाएगी तो हम अपने ही गवर्नमेंट में उसको उठा लेंगे। केशव मौर्य के खिलाफ जितने मुकदमों की चार्जशीट है सब उठा लेंगे। हमारा उनका कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, वो कानून से ऊपर लोग हैं। हम लोगों का कोर्ट में ट्रायल होगा, हम उसको फेस करेंगे। हाई कोर्ट से ही हमें न्याय मिलेगा 100%। हम उम्मीद नहीं छोड़े हैं, हम भरोसा हमारा नहीं टूटा है। हम कानून के रास्ते से बिल्कुल फिट केस है। हम आपको आपके सामने बहस करने का कोई नतीजा नहीं है, मामला सब जुडिश है। तो मैं मामले में कमेंट भी नहीं किया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि गाजीपुर के एजेंडा बताइए अपना। तो गाजीपुर में एजेंडा, अगर इंडिया की गठबंधन सरकार बन गई तो इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बन गई तो मेरी प्राथमिकता होगी, इन लोगों ने मानक बना रखा है कि 150 डिग्री कॉलेजेस जहाँ हों वहाँ एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय होगा। हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं है। कोई बहुत बड़ा रोजगार का साधन न भी दे पा रही है गवर्नमेंट। तो अगर हमें उच्च शिक्षा के लिए ये प्रबंध हम यहाँ करा लेंगे तो हमारे बच्चे तालीम हासिल करके शिक्षा के माध्यम से इस संसार में अपने लिए जगह बना लेंगे। तो एक यूनिवर्सिटी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, हमें एक स्पोर्ट्स कॉलेज मेरे प्राथमिकता में है कि हम अगर आगे इंडिया गवर्नमेंट बन गई तो हम गाजीपुर में एक से एक खेल प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको विकसित करने का अवसर नहीं है। आगे अकेडमी बनेगी, वो सिर्फ गाजीपुर के लिए नहीं खेलेंगे, वो देश के लिए मेडल लाएंगे। तो हम स्पोर्ट्स कॉलेज का मेरा एक वो है। इन सब के बावजूद जो चीज़ें हैं वो जो इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम जो वादे हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बस ठीक है। और नहीं बनती है तो एनडीए की सरकार बन गई तो नहीं, एनडीए की सरकार बनेगी तो मैं संसद सदस्य की हैसियत से जो मुझे अधिकार प्राप्त है, अब हमने आपको बताया कि 194 किलोमीटर का तो मेरा प्रस्तावित है और स्वीकृत है। सिर्फ टेंडर होना है, काम शुरू हो जाएगा। उसमें टेंडर होते ही काम शुरू हो जाएगा, सड़कें बनेंगी। और आप दिन का समय होता तो दिखा देते हैं, मैं कहिए तो लिस्ट दे दूंगा, मेरे पास है। हाँ, भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो पूरा भेज देता हूँ, आप उसको देखिए। 12-12, 14-14 किलोमीटर की सड़कें, एक सड़कें हैं और सब गाजीपुर की हैं। आप उसको एग्जामिन भी कर लीजिए। उसके लिए बस एक बहाना इनके पास है, हमारी विपक्ष की राजनीति करने वालों को। उस शर्मा तो जाते हैं, झुका लेते हैं सर। मनोज सिन्हा के 3 टर्म के कार्यकाल में 100 किलोमीटर PMGSY की सड़क नहीं बनी है, और अफजाल अंसारी सिर्फ इस कार्यकाल में 268 किलोमीटर बनवाया। तो अब ये कहते हैं कि पैसा तो भारत सरकार का है, ग्राम विकास मंत्रालय का है, भारत सरकार तो हमारी है। तो हम पूछते हैं, हमने काम कराया, उनका ये तर्क होगा। और आप जो पुल, आप क्या तर्क होते हैं? हम कहते हैं ये जो पुल बना है ये क्या किसी के घर से बना है कि भारत सरकार का बना है? और भारत सरकार किसी का प्राइवेट कारखाना है या इस देश की जनता के द्वारा चुने आप गए हैं? और इस देश की जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा है, उसी पैसे से तो सब है। अगर मेरे प्रस्ताव पे कोई विकास का काम होगा तो भारत सरकार का पैसा है, और आपके प्रस्ताव से कोई काम कराया जाए तो वो आपका निजी है। अगर वो निजी है
तो वो 4 लाख करोड़ रुपया जो आपने डुबा दिया वो किसका था? जो BSNL का भट्ठा बैठा दिया वो किसका था? अंतिम बात कह के अपनी बात को, आपका अंतिम सवाल है, मेरा अंतिम सवाल है, किसी को चिकना करने के लिए जितना चाहे कोई चिकना कर ले। गाजीपुर का बच्चा बच्चा उसके दिल में ये बात है कि मनोज सिन्हा प्रोजेक्ट किए जाते हैं, बहुत बड़ा चेहरा। धरातल पर यह है कि पिछले 2019 के चुनाव में एक व्यक्ति जिसे ईडी ने जेल में बंद कर रखा है, यूपी पुलिस ने जेल में बंद कर रखा है, और जिसको कहा गया है कि ये महाठग है, इसका नाम है संजय शिरपुरिया। ये संजय शिरपुरिया दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना ठिकाना बना लिया था और उसने गुजरात से लेके पूरे देश में ठगी किया। मनोज सिन्हा का चहेता दुलरुआ और उनका कृपा पात्र, उनके साथ सहयोग से, उनके प्रमोट करने से वो इस मुकाम तक पहुंचा। उसने 25 लाख रुपया अपने अकाउंट से और मनोज सिन्हा के इलेक्शन अकाउंट में दिया है। जो चुनाव लड़े हैं हमारे अगेंस्ट मनोज सिन्हा, उस इलेक्शन अकाउंट में हमें चंदा कोई दे सकता है। 25 लाख रुपया उसने चंदा दिया है और मनोज सिन्हा ने उस पैसे को खर्च करके चुनाव लड़ा है और चुनाव आयोग को हिसाब दिया है। उस पैसे को वापस भी नहीं किया है। कोई सवाल पूछ सकता है, जनता में है कि जो 25 लाख रुपया संजय शेरपुरिया जो महाठग है उससे लेकर के चुनाव लड़ रहा है, वो दूसरे के ऊपर क्या कीचड़ उछाल सकता है यार। मनोज सिन्हा इन आरोपों का जवाब देंगे। जी, खत्म करें बातचीत। चलिए, ये बातचीत थी हमारी अफजाल अंसारी के साथ। आप लोग ललन टॉप पे देख रहे थे, बने रहिएगा हमारे साथ, यात्रा जारी है, आखिरी लेग में है। बहुत बहुत शुक्रिया।